जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। डिजिटल जमाना है दोस्तों। नोटबंदी के बाद में, लॉकडाउन के बाद में कितनी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। अगर आपने 10 रुपए के गोलगप्पे खाने हैं तो भी आप पूछते हैं भैया बारकोड कहाँ है। तो दोस्तों हर एक व्यक्ति, चाहे 8 साल का बच्चा हो चाहे 60 साल के बुजुर्ग हो, यूपीआई का यूज कर रहे हैं, धड़ल्ले से कर रहे हैं। और इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट इन ट्रांजैक्शंस पर पैनी नजर रखे हुए हैं। तो क्या आप भी अननेसेसरी अनाप शनाप यूपीआई का लेन देन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। 2025 दोस्तों नया साल स्टार्ट हो चुका है। इस साल के अंदर आपको कितने रुपए की यूपीआई ट्रांजैक्शंस करनी है, कितने रुपए से ज़्यादा करते हो तो आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, आपको आईटीआर भरनी पड़ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको बताने वाला हूँ जीएसटी के बारे में भी। बहुत सारे दुकानदार, शॉपकीपर हैं, वो भी जीएसटी यूपीआई से पेमेंट ले लेते हैं। जीएसटी कब उनको लेना पड़ता है, ऐसे बहुत सारे डाउट आपके यूपीआई से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं, ताकि इन फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज के परेशान ना करे। अगर आपको रूल का पहले से ही पता होगा। टैक्सीलेंट नाम से दोस्तों हमने एक नया चैनल बनाया है जहां पे हम मनी की, इन्वेस्टमेंट की, फाइनेंस की बात करते हैं। उसे भी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी काफी सारी इंफॉर्मेशन हम डालते रहते हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए यूपीआई ट्रांजैक्शंस की लिमिट और इनकम टैक्स के रूल 2025 लेटेस्ट रूल को हम जान लेते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपीआई और इनकम टैक्स नोटिस की। आपको पता होगा 1 जनवरी 2025 से कैलेंडर ईयर 2025 स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इनकम टैक्स वाले और जीएसटी वाले वो बोलते हैं 1/4/24 से लेकर के 31/3/2025 हम तो इस साल को मानने वाले हैं। तो मेक श्योर करें आप भी जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन्स की लिमिट वगैरह को देखें या चेक करें तो वो आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज करना है, क्योंकि आपका ये जो फाइनेंशियल ईयर है 31/3/2025 को खत्म होने वाला है। तो इनकम टैक्स के जो भी नोटिस यूपीआई के लेकर के, यूपीआई के साथ साथ में कुछ और भी डाउट क्लियर आपके होने वाले हैं, तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। यूपीआई इज द मोस्ट यूज्ड पेमेंट मेथड है दोस्तों, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ये मेथड है। जैसे हमने आपको बताया 10 रुपए के अगर आपने गोलगप्पे खाने हैं, फिर भी आप उस भैया से पूछते हैं भैया बारकोड कहाँ है, जिसके अंदर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्रेड ऐप नई आई है जो आपको काफ़ी कैशबैक देती है, अमेजोन पे, और हर बैंक का अपना एक यूपीआई आजकल तो आ गया है। तो यूपीआई का यूज बहुत ज़्यादा होने लग गया दोस्तों। डेटा वगैरह शेयर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। क्या क्या पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कैश ट्रांजेक्शन्स और इनकम टैक्स नोटिस। दोस्तों यूपीआई के साथ साथ में कैश के ट्रांजेक्शन्स को भी ट्रैक करना बहुत जरूरी है। यूपीआई की लिमिट कितनी है इनकम टैक्स नोटिस के लिए, यूपीआई की लिमिट जीएसटी नोटिस के लिए कितनी है, कब आपको आईटीआर भरनी है, टैक्स कब आपको देना है, कितने बैंक अकाउंट आप रख सकते हैं, एफडी पर कब नोटिस आ सकता है, क्रेडिट कार्ड पर नोटिस कब आ सकता है, और लास्ट के अंदर अगर आप बने रहते हैं तो दोस्तों कुछ सजेशंस, कुछ आपको ऐसे सॉल्यूशंस हम देने वाले हैं जिसकी सहायता से आप इस नोटिस को आने से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। अब मैं आपको रिपोर्टिंग बताना चाहूंगा। जो भी रिपोर्टिंग होती है वो एंटिटी वाइज होती है। अब एंटिटी क्या होता है, अब मान लीजिए दोस्तों फोन पे आपकी अलग एंटिटी है, गूगल पे आपकी अलग एंटिटी है, बैंक एसबीआई अलग एंटिटी है, एचडीएफसी अलग बैंक एंटिटी है। तो जिनसे भी आप लेन देन कर रहे हो वो अलग अलग ही अपनी रिपोर्ट देंगे, क्योंकि फोन पे को नहीं पता है कि आपने गूगल पे से कितना ट्रांजैक्शंस किया है। 1/4/24 से 31/3/25 आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 हो जाएगा। और ये रिपोर्टिंग दोस्तों पैन कार्ड वाइज होगी। मान लीजिए आपके घर में 5 मेंबर हैं, मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ और बेटा, तो पांचों की अलग अलग लिमिट है, क्योंकि पांचों का अलग अलग पैन कार्ड बना है। अब आपने रिसेंट में सुना होगा पैन 2.0, इसका यह मतलब है कि अब आपके और ज़्यादा डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाने लगेगा, और लिमिट होती है जो क्रॉस अगर आपकी एंटिटी वाइज, फिर आपको ये नोटिस आने की संभावना रहती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैश ट्रांजेक्शन की। डायरेक्ट यूपीआई पे ना जाके हम आपको एक बार कैश जरूर बता दें दोस्तों। एक बैंक अकाउंट के अंदर अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है और एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आप 10 लाख से का कैश जमा करवा देते हो तो वो बैंक वाला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना देगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये आपकी साल खत्म होने के बाद मई तक ये सूचना जा सकती है। जून और जुलाई ये 2 महीने में आपका ऑनलाइन डेटा ये शो हो जाने वाला है। तो कैश के अंदर आपको 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट करने से बचना है दोस्तों। इसके अलावा आपकी जितनी भी क्रेडिट साइड होती है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछता है। ऐसे नहीं है कि आपने 10 लाख रुपए जमा करा दिए, 11 लाख तो आपसे सिर्फ 11 ही पूछेगा, सारी की सारी एंट्री आपसे पूछी जाएगी। और वहीं
पर कैश विड्रॉल की बात करें, पैसा आप नगद में निकालते हो तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम है। सेविंग बैंक अकाउंट में एक साल के अंदर 10 लाख से ज़्यादा का अगर आप कैश निकालते हो, ये सूचना भी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाने वाली है। इसके साथ में ही दोस्तों 20 लाख रुपए की एक और लिमिट बताने वाला हूं। यह है सेक्शन 194N के अंदर। अगर आपने पिछले 3 साल की ITR नहीं भरी है और आपने 20 लाख से ज़्यादा का नगद निकाल लिया है तो 2% आपका TDS काट लिया जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति ने इतना नगद निकाला है। फिर आपसे डिपार्टमेंट पूछ सकता है कि आपने ये नगद पैसा कहाँ यूज किया था। इस केस में आप ITR 1 नहीं भर सकते हैं। और दोस्तों बात करें करंट अकाउंट की, बहुत सारे लोग बिजनेसमैन ही करंट अकाउंट में रखते हैं, जो GST वगैरह में भी अपनी सारी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट भी बनाते हैं। अगर आपके पास करंट अकाउंट है और आपने डिपॉजिट कर दिए 50 लाख से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो वो बैंक वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दे देंगे। बाद में दोस्तों देखा जाता है कि आपने ITR भरी, आपने किस तरह से उन ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई किया है। और वहीं पर करंट अकाउंट के अंदर अगर आप कैश विड्रॉल कर लेते हैं, नगद निकाल लेते हैं 50 लाख से ज़्यादा, तो भी वो बैंक वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना भेज देंगे। तो अभी तक हमने जाना करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के अंदर कैश की लिमिट कितनी होती है। अब हमारी वीडियो का इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों UPI। UPI का मतलब ऑनलाइन अगर आप पेमेंट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ओनली अगर आप UPI करते हैं। मैंने आपको शुरू में कैश किस लिए बताया, क्योंकि कैश एक रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस है और UPI आज की तारीख में तो रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस नहीं था दोस्तों, लेकिन रिसेंट के अंदर ही दिसंबर 2024 के अंदर एक बड़ा ही ड्रास्टिकली नोटिस हम आपको दिखाने वाले हैं। वो आया, वो आपके होश उड़ा के रख देगा। तो अब आपको मैंने बताया UPI रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस नहीं है, मतलब आप 1 लाख की करें, 10 लाख की करें या 1 करोड़ की करें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी सूचना नहीं जाने वाली थी। लेकिन आपको मैंने बताया PAN 2.0 नया प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है, हो सकता नहीं है दोस्तों, हो चुका है। आप ये देख सकते हैं, तमिलनाडु डिपार्टमेंट था GST का, तमिलनाडु GST डिपार्टमेंट ने समन जारी कर दिया है एक व्यक्ति को। और समन का मतलब आपको पता होगा कि आपको हाजिर होना है। समन आपको इन GST के कुछ सेक्शंस में दिया है। यहाँ पे इस व्यक्ति का नाम और एड्रेस आया था। ये इन्होंने लिखा है वेयर बेस्ड ऑन द रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम रोजर पे एंड फोन पे। दोस्तों ये क्या लिखा है कि फ़ोन पे से हमें कुछ रिपोर्ट मिली है। रिपोर्ट क्यों मिलेगी, जब उनसे मांगी जाएगी तभी तो ये मिलेगी। यू हैव रिसीव्ड UPI पेमेंट फॉर आउटवर्ड सप्लाई। अब GST वाले तो कह रहे हैं कि आपने आउटवर्ड सप्लाई के लिए पेमेंट ली है, लेकिन आपने माल या सर्विस बेची है और पेमेंट आपकी जो हुई है 3 सालों की सूचना मिलेगी। दोस्तों मैं ऐसे कह रहा हूं कि पिछले 3 साल 6 साल कोई भी डाटा कभी भी आपका इंटरचेंज किया जा सकता है। 21, 22, 22, 23, 23, 24 कहते हैं कि पिछले 3 साल की हमें सूचना मिली है और 23-24 में आपने 40 लाख से ज्यादा का कैश लिया है, मतलब UPI से पेमेंट ली है। तो आपको पता होगा अगर आप सर्विस देते हैं तो 20 लाख से ज्यादा, सेल देते हैं तो 40 लाख से ज्यादा GST नंबर आपको लेना पड़ेगा, उस पे GST भरना होता है। हालांकि अगर आपकी ये सेल नहीं है, अगर आपकी ये सर्विस नहीं है, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा ये मैंने लोन लिया था, ये मेरा गिफ्ट था, या ये मेरी इनकम नहीं थी। तो इस तरह से आपको मेक श्योर करना है दोस्तों कि ये आपको ट्रांजेक्शन इससे नहीं करनी है। अभी फिलहाल के तौर पर तो सिर्फ और सिर्फ GST के पास डाटा गया है। अगर इनकम टैक्स वालों के पास ये डाटा चला जाएगा 40 लाख का, तो 40 लाख को इनकम मान करके कितना टैक्स आपके ऊपर लगाया जा सकता है, इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। मैं फिर से बता दूं, आपको डराने के लिए हम वीडियो नहीं बनाते हैं, आपको सिर्फ हमें रिपोर्ट बताने के लिए, सूचना देने के लिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, इसलिए हमें सूचना आपको बताते हैं। तो UPI आपकी जनरल ट्रांजेक्शंस, आप लोन ले रहे हैं, गिफ्ट ले रहे हैं, कोई भी रिइंबर्समेंट था, मान लीजिए 10,000 रुपये आपने किसी को पहले दिए थे, वो वापस आ गए, या आपने किसी का कोई खर्चा किया था वो आपको वापस आया, तो आप ये सेविंग अकाउंट के थ्रू छोटी मोटी ट्रांजेक्शंस करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक दुकानदार हैं, शॉपकीपर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपको करंट अकाउंट अपना UPI से लिंक करना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे बैंक वाले, स्पेशली प्राइवेट बैंक वाले, इतने सारे ट्रांजैक्शंस करने के कारण आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज कर देते हैं, डेबिट फ्रीज कर देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आप उसके अंदर से पैसा निकाल ही नहीं सकते हैं। और मैनी बैंक वाले, मैंने आपको बताया, फ्रीज होल्ड कर देते हैं, फिर आपसे प्रूफ पूछते हैं कि ये पैसा कहाँ से आया, उसके बाद वो मानते नहीं है। और आपको पता होगा RBI ने नया सर्कुलर भी निकाला था, 1 साल से कोई फ्रीज अकाउंट पड़ा है तो वो पैसा आपका जब्त भी किया जा सकता है। तो अगर आप एक दुकानदार हैं तो पहले तो मेक श्योर करें आपने GST नंबर ले रखा है, नहीं लिया है तो 40 लाख से ज्यादा ओवरऑल आपको पूरे साल के अंदर, जो कि फाइनेंशियल ईयर होता है, उससे ज्यादा का पेमेंट आपको नहीं लेना है। दोस्तों अगर आप एक शॉपकीपर हैं, बिजनेसमैन हैं और करंट अकाउंट यूज कर रहे हैं सारी की सारी पेमेंट का, और उसके अकॉर्डिंग अगर आपका GST नंबर है तो GST में सेल दिखा रहे हैं, साल खत्म होने के बाद अपना ITR भर रहे हैं, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या दिक्कत है अगर आप अपना प्रॉपर रिकॉर्ड रख रहे हैं,
आपका पैसा कहाँ से आया, जीएसटी है तो जीएसटी भर रहे हैं, इनकम टैक्स है तो आईटीआर भर रहे हैं, तो जीएसटी वालों को, इनकम टैक्स वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप उसका रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, आप उनको चल करके बताते नहीं है कि हमारी ये सेल है, सर्विस है, हमारी इनकम है। अब यूपीआई की लिमिट हम आईटीआर के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों आईटीआर के अंदर आपने सेक्शन 44AD सुना होगा, जिसके अंदर की प्रजम्पटिव टैक्सेशन होता है, आईटीआर 4 भरी जाती है। प्रजम्पटिव के अंदर होता है उक्का मुक्का कि मैंने मेरी सेल का इतना प्रॉफिट दिखाना है, चाहे आप, अगर आपकी सारी की सारी एंट्रियां हैं दोस्तों वो आप सेल में दिखाते हो तो उसका कम से कम 6% नेट प्रॉफिट आपको दिखाना होता है। अब दो लिमिट फिर से मैं आपको बता दूं, 40 लाख से ज्यादा की तो सेल आप वैसे नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा, और आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 20 लाख रुपए है। अब 40 लाख का 6% होता है दोस्तों, 6 चौक 24, 2,40,000 रुपए। अगर आप ये भर देते हैं तो ना तो आपको टैक्स लगेगा, ना आपको कोई पेनल्टी लगेगी, और आपका सारा का सारा ट्रांजैक्शन जस्टिफाई हो सकता है, हो जाएगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि जैसे आप पॉलिटिकल पार्टी में जाने के बाद एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आपके सारे पाप धुप जाते हैं, वैसे मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके आईटीआर भरने से आपके सारे के सारे पाप धुप जाएंगे, लेकिन दोस्तों कहीं हद तक 80-90% तक आपकी जस्टिफाई हो जाएंगे वो ट्रांजैक्शन, तो ये यूपीआई जस्टिफाई कर सकते हैं। और जीएसटी की लिमिट, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 20 लाख, अगर आप सेल कर रहे हैं तो 40 लाख रुपए आपको जरूर ध्यान देनी है। अब ऐसा भी ना हो कि आपने तो 90 लाख रुपए की सेल दिखा दी और उसका 6% प्रॉफिट 5,40,000 दिखा दिया, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो अब 90 लाख पे जीएसटी वाले तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं ना आपका। तो दोनों ही लिमिट को ध्यान देना है, इनकम टैक्स की लिमिट और जीएसटी की लिमिट, इसके बाद ही आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप एक दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, या कोई भी अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, पूरे साल के अंदर 40 लाख से ज्यादा की सेल, पूरे साल के अंदर 20 लाख से ज्यादा की सर्विस अगर आप कर देते हैं, देखिए दोस्तों आपका पैसा वो सेल या सर्विस ही माना जाएगा जब तक आप खुद चल करके उन्हें नहीं बताएंगे कि ये पैसा मेरी सेल या सर्विस नहीं है, तो जीएसटी वाले आपको नोटिस भेज सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का तो कहना ही क्या है, वो सारी की सारी अमाउंट को इनकम मान सकता है। अब दोस्तों आप जीएसटी के अंदर इफ यूपीआई पेमेंट आर इन द फॉर्म ऑफ, अगर आप सेल है, सर्विस है, लोन है, गिफ्ट है, कोई प्रॉपर्टी बेची, तो उसके हिसाब से ही आपको आईटीआर भरनी है। जस्टिफाई कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तो दोस्तों जीएसटी से लिमिट कम है और आपकी आईटीआर प्रॉपर भरी हुई है, तो आपको कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मैं तो आपको यही कह रहा हूं कि अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस की बजाय आप उनका रिकॉर्ड रखें, और बेसिक से आपको मान लीजिए कि दोस्तों 1,000, 2,000, 500, 200, 100 रुपए के लिए आप अपना इतना बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शंस ना करें। अब आईटीआर की बात कर लेते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों गवर्नमेंट कहती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एक होती है कि आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा चली गई तो आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी, लेकिन न्यू टैक्स रेजाइम में आपको टैक्स 7 लाख तक नहीं देना है, लेकिन आपको आईटीआर भरनी जरूरी है। अब मान लीजिए दोस्तों आपके अकाउंट में 6 लाख रुपए यूपीआई आ गए। अब 6 लाख रुपए आके अब गवर्नमेंट कहती है आपको आईटीआर भर के हमें बताना तो पड़ेगा कि आपकी सेल थी, सर्विस थी, प्रॉफिट था, पार्ट टाइम इनकम थी, लेकिन आपको टैक्स हम नहीं लगाएंगे 7 लाख रुपए तक। अब वहीं पर आपके मान लीजिए दोस्तों 20 लाख रुपए आ गए, तो अब 20 लाख तो आप प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे, इसका 8% कम से कम 6% दिखाएंगे, जो भी आपका बनता है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, वो आप प्रॉफिट दिखा दें तो गवर्नमेंट कहती है कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। अब मैंने आपको बताया बहुत सारे लोग कमीशन पर पेमेंट लेते हैं, पेमेंट देते हैं, किसी की यूपीआई आ रही है, किसी का कैश आ रहा है, कहीं से सब कुछ अनाप शनाप लेन देन दोस्तों लाखों के अंदर नहीं करोड़ों के अंदर चल रहा है, तो आपको अपने रिकॉर्ड रखने हैं। अब मान लीजिए मिस्टर ए आया, इसने आपको 10,100 रुपए दिए कैश के अंदर। अब आपने क्या करना है, मिस्टर बी को 10,000 रुपए भेजने हैं, तो आपके 100 रुपए आपकी इनकम हो गई। ये 10 किससे आए, ये 10,000 आपने किसको भेजे, इसका रिकॉर्ड रखना है। और आपने ये जो 100 रुपए कमाए हैं, ये सारी की सारी कमीशन आपने अर्न किया है, ये भी आपको अपनी आईटीआर में जरूर दिखाना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आईटीआर भरनी है। टैक्स बनता है तो टैक्स भर देना है, ताकि इनकम टैक्स जीएसटी वाले आपको इन फ्यूचर में परेशान ना करें। जीएसटी नंबर दोस्तों अगर आपने ले लिया सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट ओपन कराने के लिए, तो बड़ी मूर्खता करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करना है। बिना जीएसटी के भी करंट अकाउंट ओपन हो जाता है। एक बार आपने जीएसटी नंबर ले लिया तो जीएसटी की रिटर्न आपको हर महीने, हर 3-3 महीने में भरनी पड़ेगी। जो भी आप सेल सर्विस करेंगे उस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो उद्योग आधार, उद्यम रजिस्ट्रेशन, संस्था आधार नंबर, फूड लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, शॉप एक्ट, बहुत तरह के लाइसेंस सर्टिफिकेट होते हैं, उनके आधार पर आप अपना करंट अकाउंट ओपन करवा लें। 40 लाख से आपको कम रखना है, 7 लाख से ज्यादा चली जाती है तो टैक्स देना है, 3 लाख से ज्यादा इनकम हो जाती
जाती है तो आपको ITR भरना मैंडेटरी हो जाता है। अब बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट्स। दोस्तों आपको पता होगा, एक तो हमारे बैंक प्राइवेट बैंक है, एक गवर्नमेंट बैंक है, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एक पोस्ट ऑफिस बैंक है। ये सभी अपनी अपनी अलग अलग ब्याज, अलग अलग सुविधाएं देते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, GST डिपार्टमेंट ने आपको कहीं नहीं बोला है कि आपको सिर्फ इतने ही अकाउंट रखने हैं, कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों आप सभी के सभी 50 बैंक है तो 50 खाते खोल लें। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाई है कि हर बैंक को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आपको मिनिमम बैलेंस देने पड़ेंगे, ATM के चार्जेस, SMS के चार्जेस देने पड़ेंगे। तो आपको इतना ज़्यादा नहीं रखना है। शुड यूज इट गुड मैनर, आपको अच्छे तरीके से अकाउंट्स को मेंटेन करना है। कम से कम 2 बैंक अकाउंट तो आपको रखने ही चाहिए। इसके ऊपर भी हमने एक ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है कि आपको कम से कम 2 बैंक अकाउंट क्यों रखने चाहिए, ताकि इन फ्यूचर में आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों मल्टीपल बैंक अकाउंट मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पोस्ट ऑफिस के अंदर ज़्यादा खाते रखते हैं तो आपका डिपेंड नहीं रहते एक खाते में। अब मान लीजिए, मैं आप वैसे किसी बैंक की अच्छाई या बुराई नहीं कर रहा हूँ, एक बैंक A है, उसका सर्वर डाउन ही रहता है और उसके अंदर आपका खाता है और इमरजेंसी में आपको कोई पेमेंट करनी पड़ गई तो दोस्तों आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सर्वर डाउन हो गया, लास्ट तारीख आ गई तो आपको डिफरेंट ऑफर भी आते रहते हैं। एक बैंक वाला कहता है कि मेरी डेबिट कार्ड यूज़ करो, मेरा क्रेडिट कार्ड यूज़ करो तो हम आपको इतना बेनिफिट देंगे, तो वो भी देख सकते हैं। अकाउंट हैक होता है दोस्तों, कोई फ्रॉड होता है तो एक ही बैंक में पैसा पड़ा है तो सारा आपका गायब हो जाएगा। अगर 4 बैंकों में पड़ा है, FD करा रखी है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट है तो सारा पैसा आपका डूबने का, गायब होने का खतरा नहीं रहता है। और 5 बैंकों में 50 लाख रुपए पड़े हैं तो सारे के सारे सेफ हैं दोस्तों, क्योंकि DICGC कहता है 5 लाख रुपए पर अकाउंट पर बैंक हम आपकी सेफ्टी की गारंटी देते हैं। एक ही बैंक में 50 लाख पड़ा होगा, वो आपका बैंक डूब जाता है तो 45 लाख रुपए आपका डूब जाएगा। ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल मल्टीपल बैंक अकाउंट आप रख सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं रखने हैं कि आपको कुछ डिसएडवांटेज देखने को मिले। उनके चार्जेस दोस्तों आपको बताया, मिनिमम बैलेंस 5,000, 10,000, 2,000 नहीं रखा तो पेनल्टी लगेगी। ATM के चार्जेस, SMS के चार्जेस, कैश हैंडलिंग के चार्जेस, लेजर फोलियो के बहुत सारे चार्जेस आपके लगाए जाते हैं और सभी को ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाता है कि मेरे पास में 5 लाख यहाँ से आए, 10 लाख यहाँ से आए, 2 लाख यहाँ से आए, मतलब सारा सिस्टम मैसअप हो जाता है। तो ज़्यादा अकाउंट ना रखें। ITR नीड टू शो ऑल अकाउंट। अब ये नया रूल भी आ गया था, जितने भी आपके अकाउंट हैं उसको आपको ITR में दिखाना है, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको, क्योंकि आप जब भी अकाउंट खुलवाते हैं दोस्तों तो पैन कार्ड आप वहाँ पे देते हैं और जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट है, चाहे 1 रुपये का भी ब्याज आता है ना, वो भी आपका AIS और TIS में शो होता है। तो मेक श्योर करें आप अपना ITR वगैरह सब ऑलरेडी चल के खुद से दिखा दें, ताकि आपको इन फ्यूचर में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब चलते चलते हम FD की बात कर लेते हैं। सबसे सेफ, सबसे सिक्योर, सबसे बढ़िया प्रचलित ये इन्वेस्टमेंट का टूल है। हमारे बुजुर्ग भी कहते थे एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो आप FD करा लीजिए, अच्छा ब्याज भी आएगा और 2 रुपए की इनकम भी मिल जाएगी। तो नंबर 1 इन्वेस्टमेंट है ये आपका FD। हर घर में मिल जाएगी आपको, बच्चा, बुजुर्ग, माता, बुजुर्ग, बहन, भाई, ताऊ, ताई, चाचा सब करवाते हैं। और 1 साल के अंदर अगर आपका 40,000 से ज़्यादा का ब्याज आता है, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 रुपए का ज़्यादा का ब्याज आता है तो 10% TDS भी काटा जाएगा। TDS काटने का मतलब ये हुआ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी सूचना चली गई कि इस व्यक्ति ने इतने रुपए की FD कराई थी, इतने रुपए का ब्याज आया था। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट आपको ITR में दिखाना पड़ेगा, लेकिन 7 लाख रुपए तक ये इंटरेस्ट और बाकी की इनकम आपकी आती है तो आपको ना तो टैक्स लगना है और जितना भी आपका TDS कटा है वो भी आप वापस ले सकते हैं। लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक बैंक के अंदर 10 लाख से ज़्यादा की FD कराते हैं तो ये सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। ITR आपने नहीं भरी तो दोस्तों आपको 101% नोटिस आने के चांस रहते हैं। 2 लाख से ज़्यादा कैश के अंदर आपको FD नहीं करानी है। क्रेडिट कार्ड, ये भी दोस्तों कैशबैक रिवॉर्ड के लिए, क्लेम के लिए आप इसको भी अननेसेसरी लाखों में नहीं करोड़ों में यूज़ करते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपने एक क्रेडिट कार्ड का बिल 10 लाख से ज़्यादा भरा ऑनलाइन और 1 लाख से ज़्यादा भरा अगर कैश के अंदर, तो भी ये सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी और वहाँ पर भी आपको दोस्तों इनकम टैक्स नोटिस आने के चांसेस रहते हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये डराने के लिए आपको नहीं बना रहे हैं वीडियो, ये आपको रूल समझाने के लिए बना रहे हैं कि आपको इस चीज़ का मेक श्योर करना है, ध्यान रखना है। ITR इन ऑल द केस, चाहे आपका कैश हो, चाहे आपका UPI हो, चाहे आपकी FD हो, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड हो, आपको ITR अगर उस ट्रांजैक्शन से क्रॉस हो जाती है, मैंने आपको बताया था, तो आपको ITR भरना सुनिश्चित करना है, बिल्कुल ध्यान देना है। अगर आपने ITR नहीं भरी तो दोस्तों नोटिस आ जाएगा। बढ़िया से ITR सेट करके किसी प्रोफेशनल से आपने भरवा दी तो आपको नोटिस नहीं आएगा, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि आप ITR से ही तो जस्टिफाई करते हैं कि मेरा ट्रांजेक्शन ये हुआ है। अगर दोस्तों ITR नहीं भरी तो 101% आपको
नोटिस आने की चांसेस रहती हैं, फिर आपको बाद में परेशानियों का, इस तरह की टेंशन्स का सामना करना पड़ेगा। सेक्शन 148 बड़ा ही खतरनाक सेक्शन है दोस्तों। ये आपको नॉन फाइलिंग का नोटिस भेजता है। ये बोलता है इनकम स्केपिंग असेसमेंट, आपने अपनी इनकम छुपाई है, अब आपको टैक्स लगेगी, पेनल्टी लगेगी। तो अगर आपकी इनकम या जो भी ट्रांजैक्शंस थी 50 लाख रुपए तक है तो साल खत्म होने के 4 साल तक, 50 लाख से ज्यादा है तो साल खत्म होने के 6 साल तक आपको नोटिस भेजा जा सकता है। मान लीजिए 31/3/2025 को कोई लेन देन आपने किया और इसके अंदर आपकी जो क्रेडिट कार्ड का बिल मान लो आपने 60 लाख का भर दिया, तो 6 साल दोस्तों ये कब खत्म होंगे आपके, ये आपके हो गए 31 तक, 31/3/2031 तक आपको नोटिस भेजा जा सकता है। आपकी जान सूली में अटकी रहेगी। अगर वही आपने रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, आपने अपनी ITR भर दी, GST की लिमिट क्रॉस नहीं की, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप चैन की नींद सो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डिपार्टमेंट आपको चांस देगा जस्टिफाई करने का कि ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई करो। आपने जस्टिफाई कर दिया कि मैंने तो कोई टैक्स की चोरी नहीं करी, मैंने कोई GST की चोरी नहीं करी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं बता पाते उनको तो सारी की सारी अमाउंट इनकम मान सकता है। इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी 70-80% तक की आपको मान लो वहाँ पे इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी लगाई जा सकती है। सेक्शन 133(6), 148 से भी ज़्यादा खतरनाक सेक्शन है दोस्तों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो कभी भी कुछ भी डाटा किसी से भी मांग सकता है। मान लीजिए अब आपकी मैं बात कर रहा था फोन पे, अब फोन पे खुद अगर रिपोर्ट नहीं देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो इनकम टैक्स वाले 133(6) के अंदर फोन पे को एक चिट्ठी लिखेंगे, मेल डालेंगे कि हमें मिस्टर ए के सारे ट्रांजैक्शंस जो इसने फोन पे से किए वो चाहिए, तो फोन पे को उसको देने पड़ेंगे। उसके बाद में वो सारी की सारी इनकम आपकी मानी जा सकती है। तो ट्रांजैक्शंस है वो आपसे रिलेटेड हैं, तो आपको डिपार्टमेंट वाले कभी भी किसी से भी भेजकर ये मांग सकते हैं। तो मेक श्योर करें दोस्तों आप लिमिट की ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आपको इन फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी। ऑफिसर लिमिटेड हो चुके हैं, आपको पता होगा फेसलेस असेसमेंट है। अब जो भी नोटिस आता है वो ऑनलाइन आता है और ऑनलाइन ही उसका रिप्लाई देना होता है। तो दोस्तों उनको जस्टिफाई सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप ऑफिसर के पास जाकर के उसको आराम से समझा सकते हैं सर ये मेरा ये है, ये मेरा नहीं है, लेकिन ये जस्टिफाई करना हार्ड है। कौन से स्टेट से कहाँ से कौन ऑफिसर आ रहा है, कोई साउथ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, बंगाल से आ रहा है, तो हर एक ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप रिकॉर्ड रखें दोस्तों, कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उसका प्रूफ तो रखें कम से कम कि किसका पैसा कहां से आ रहा है। अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस ना करें। AIS, TIS और 26S को कम से कम आप 3-3 महीने में चेक करें, ना तो साल के एक बार, तो मई के बाद तो आपको चेक करना ही करना है, क्योंकि मई तक सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पे शो हो जाते हैं। जून और जुलाई में जाकर के ITR जरूर भरें। GST की लिमिट है उसको जरूर ध्यान दें। GST वाले नोटिस भेजने स्टार्ट कर चुके हैं। करंट अकाउंट का यूज करें क्योंकि आपका अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस कम रहते हैं। बड़ी ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें दोस्तों। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है जहां पे मनी की, फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। इस वीडियो को उन सभी लोगों में जरूर शेयर करना है दोस्तों, सभी ग्रुप्स में जरूर शेयर करें जो UPI से रिलेटेड काफी सारा लेन देन, अनाप शनाप लेन देन करते हैं और उनको पता नहीं है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछें, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।